हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, ये 100 पेज नोट सीरीज का 20वां लेक्चर है। इसके पहले कुल 19 लेक्चर्स हो चुके हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं जिनमें पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और बायो भी कंप्लीट हो चुकी है, जिनके PDF को मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दिया है। ये फिजिक्स का आखिरी वीडियो है। अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज़ को भी जरूर देख सकते हैं। रही बात PDF की, तो PDF के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स की सारी बातें हमने कर ली है पिछले लेक्चर्स में, एक दो लेक्चर्स में। हाँ, तो पिछले कुछ एक लेक्चर्स में ये सारी बातें हो चुकी हैं। यूनिट्स की बात की जाए या फिर फिजिकल क्वांटिटी, सब की बातें हो चुकी हैं। आप इन वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के जो नियम है। देखिए, इस नोट्स की खास बात ये है ना कि इसमें सारी चीज़ें, जितनी भी बातें हो सकती हैं सिलेबस की, सबको काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया है। मतलब कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिवीजन का सबसे अच्छा सोर्स है ये, काफ़ी अच्छे ढंग से इसको तैयार किया गया है। ठीक, मात्रक एवं मापक यंत्र एवं पैमाने, संवेग, कार्य, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, पावर, वॉशिंग मशीन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सारी बातें हो चुकी हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रो मैटर्स, सिंपल पेंडुलम, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, केशिकत्व, कैपिलैरिटी। ठीक, तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप PDF के लिए वहाँ से जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकाश की, उसके बाद बात करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मतलब ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, फिर विद्युत। चलिए प्रकाश की बात करते हैं। हाँ, ये वीडियो रिवीजन के पर्पस से बनाया गया है, तो मैं उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की ज़रूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, डिटेल्स में नॉलेज चाहिए, डीप में नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए जो नचिकेता बैच चल रहा है उसमें सारी चीज़ों को डिटेल्स में डिस्कस किया जा रहा है, सारी चीज़ें डिटेल्स में डिस्कस की जा रही हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर हाँ, मैं उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा जितना से कि कोई दिक्कत नहीं हो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। देखिए, प्रकाश की बात की जाए तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। विशेष रूप से सामान्यतः जेनरली प्रकाश जो है किसी वस्तु को देखने में हेल्प करता है, मदद करता है। ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन किसी वस्तु को ये देखने में मदद करता है। विशेष रूप से सामान्यतः ऐसा देखा जाता है। लेकिन सनलाइट वगैरह को ले लिया जाए तो उससे ऊष्मीय ऊर्जा भी प्राप्त होती है, हीट एनर्जी भी प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि ये सारी बातें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। इस पर आपको फोकस करना है कि प्रकाश जो है ना सीधी रेखा में संचरण करती है, इसका मोशन सीधी रेखा में दिखता है, सीधी रेखा में संचरण करते हुए प्रतीत होता है। ठीक, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हमें ये भी पता है, या फिर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि प्रकाश के पास जो प्रकाश की जो नेचर होती है ना, इसकी जो प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है, इसकी ड्यूल नेचर होता है इसके पास। कौन कौन सा नेचर? एक कण वाली भी प्रकृति होती है, पार्टिकल नेचर भी होता है, और तरंग वाली प्रकृति भी होती है, अर्थात वेव नेचर भी होता है। कभी कभी पार्टिकल के रूप में हम प्रकाश को यूज करते हैं, कभी कभी वेव के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे जब हम फोटोन के रूप में प्रकाश को यूज करते हैं, इसका मतलब हम पार्टिकल के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, फोटोन के रूप में। फोटोन एनर्जी का एक फॉर्म है, बंडल ऑफ एनर्जी है। ठीक, वैसे ही डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, रिफ्रैक्शन वगैरह हो गया। ठीक, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर हम वेव के रूप में प्रकाश को यूज करते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस वगैरह। ठीक, व्यतिकरण जो भी हो, उसको इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं। हाँ, व्यतिकरण बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है ना, वो द्वैत प्रकृति होती है, कण वाली प्रकृति भी होती है, वेव वाली प्रकृति भी होती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये सीधी रेखा में संचरण करते हुए इसलिए प्रतीत होती है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है, चाहे इसका जो विवर्तन होता है ना, काफ़ी कम होता है। वेवलेंथ इसकी काफ़ी कम होती है और इसका विवर्तन अर्थात डिफ्रैक्शन भी काफ़ी कम होता है। हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, नग्न आंख से नहीं देख सकते हैं। वेवलेंथ की थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ वेवलेंथ की। मान लीजिए कोई वेव है, ठीक, अनुप्रस्थ वेव। अब इसमें जो ये क्रेस्ट है ना, क्रेस्ट मतलब ये शीर्ष बिंदु, ऐसे वेव गया ना, ये शीर्ष मैक्सिमम पॉइंट, इसके ठीक बाद जो मैक्सिमम पॉइंट आएगा ना, ठीक बाद मतलब क्रेस्ट जो आएगा, ये इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो इनके बीच जो ये डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, इसी को वेवलेंथ बोलते हैं। लैम्डा से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। ठीक है, क्रेस्ट को ले लीजिए, ट्रफ को ले सकते हैं, नीचे वाला भी ले सकते हैं, जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये वाला भी ले सकते हैं, कोई भी लीजिए, सेम ही रहेगा।
ठीक, तो ये वेवलेंथ है, बट प्रकाश वाले केस में ये वेवलेंथ इतनी कम होती है लाइट वाले केस में कि वो देख नहीं सकते हम खुली आंखों से, इसीलिए वो सीधी रेखा में संचरण करती हुई प्रतीत होती है। ये सारी बातें हैं। चलिए, और हाँ, इसकी वेवलेंथ की बात कर लीजिए। प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है, इसकी रेंज क्या होती है, इसका परास क्या होता है, तो इसका परास होता है 400 नैनोमीटर से, इंपॉर्टेंट बात है, लेकर कहाँ तक, 700 नैनोमीटर तक। इसको एंगस्ट्रम में चेंज करने जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7000 एंगस्ट्रम तक। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। हाँ, ये जिनको यूनिट का कन्वर्जन पता है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये याद है तो एंगस्ट्रम में पहुंच सकते हैं। वो आपको पता है ना कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻9 मीटर, और 1 एंगस्ट्रम जो होता है कितने के बराबर होता है, 10⁻10 मीटर। ठीक, तो जिनको मैथ वैथ आता है वो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ये डायरेक्ट याद रख लीजिए, इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, इसके सर्वाधिक चाल की बात की जाए, प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल होती है, सबसे ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होती है, वो कहाँ होती है, निर्वात में, वैक्यूम में। ठीक है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा। उसके बाद बात की जाए तो सूर्य की बात करें, सूर्य से प्रकाश जो आता है पृथ्वी तक, उसको आने में कितना टाइम लगता है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का कितना टाइम लगता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। औसतन 8 मिनट लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अपवर्तन समझा देता हूँ, रिफ्रैक्शन। उसके पहले आपको रिफ्लेक्शन समझाना है, हालांकि परावर्तन, बट अपवर्तन में समझा देता हूँ, इतना मुश्किल काम नहीं है, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है सारी अपवर्तन से संबंधित बातें, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं जो आपको जानने के लिए ज़रूरी है, उनको मैंने सब यहाँ लिखा है। बट चलिए यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, मतलब यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है। नीचे मान लीजिए ये कांच है, ग्लास है, कांच है, ठीक है, ये एक मीडियम हो गया। ऊपर जो है ना, ये वाला मीडियम, इधर कुछ नहीं है, एयर है, एयर मान लीजिए या फिर वैक्यूम मान लीजिए। ठीक, अब इस कांच पर मैं एक लंब खींच देता हूँ, अभिलंब, नॉर्मल खींच देता हूँ। ठीक है, अब देखिए रिफ्रैक्शन में होता क्या है। रिफ्रैक्शन में ये होता है कि जब कोई किरण, जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसके जो उसका पथ जो होता है, उसका जो रास्ता होता है, उसमें विचलन हो जाता है, डेविएशन आ जाता है। कैसे समझाते हैं, मान लीजिए एक रे आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक, देखिएगा, ठीक, ऐसे आ रही है रे, तो इसको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए सीधी रेखा में। लेकिन जैसे ही यहाँ मीडियम चेंज हुआ है, माध्यम चेंज हो गया ना, एयर से ग्लास में चले गए, तो जैसे ही माध्यम चेंज हुआ है तो ये जो रे है ना, इधर की तरफ भागेगी। ठीक, इधर की तरफ मुड़ जाएगी, इधर भी भाग सकती है, बट इस केस में, ग्लास के केस में, मैं समझाऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है कि इधर की तरफ ही भाग गई। बस इतना जानिए कि जो इसका मूल पथ था ना, इसका जो मूल पथ था, ऐसे जाना था, सीधी रेखा में ही चली जाती, बट डेविएशन इसमें हो गया, इधर आ गई लाइट ये। ठीक है, इधर भी जा सकती थी, मैं समझाऊंगा कब किधर जाएगी, बट आप समझ पा रहे हैं ना, अपवर्तन में क्या हो रहा है, मूल पथ से डेविएट कर जा रही है रे, किरण। देखिए, आप बस इतना ध्यान में रखिए, इसको मान लीजिए एयर जो है ना, एयर या वैक्यूम, इसको रेयर मान लीजिए, रेयर मान लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, विरल हिंदी में। और जो ग्लास वाला है ना, इसको डेंसर मान लीजिए, डेंसर, क्या बोलते हैं इसको, सघन। सघन नाम से ही पता चल रहा है, घन मतलब घना है, डेंसिटी इधर ज़्यादा है, ठीक है ना, डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक, तो जितना आसानी से इधर लाइट मूव करेगी, मतलब रे मूव करेगी, जितनी ज़्यादा स्पीड इधर होगी एयर में या फिर वैक्यूम में, उससे कम ही होगी ना ग्लास में। क्यों, क्योंकि इधर घनत्व बढ़ जा रहा है। ठीक है, ये सारी बातें हम क्लियर कर लेंगे, बट आप समझ रहे हैं, रेयर डेंसर में थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, रेयर डेंसर में क्या डिफरेंस है। इधर डेंसिटी ज़्यादा है तो इधर प्रकाश को, इधर रे को, मतलब इधर किरण को मूव करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी स्पीड उसकी कम हो जाएगी। कैसे कम होगी वो मैं यहाँ पर साइंस से भी, मैथ से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हाँ, एक और बात जान लीजिए, एक और बात जान लीजिए कि ये रेयर है, ठीक, इधर भीड़ भाड़ कम है, इधर भीड़ भाड़ ज़्यादा है। ठीक, इधर डेंसिटी, घनत्व ज़्यादा है, सघनता ज़्यादा है। तो जब लाइट जो है वो रेयर से, मतलब विरल से डेंसर की तरफ जाएगी ना, तो ये जो नॉर्मल है ना, अभिलंब है, नॉर्मल जो है अभिलंब है, ये रे उधर की तरफ मुड़ जाएगी। रेयर से डेंसर में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। इसमें अभिलंब की तरफ मुड़ जा रही है, इधर जाना चाहिए बट इधर मुड़ गई। लेकिन वही मान लीजिए ऐसा केस होता, एक मिनट, ऐसा केस होता
कि रे को इधर से भेज रहे हैं, ऐसे भेज रहे हैं, ठीक। तो ये डेंसर हो गया ना, ये ग्लास वाला है, ग्लास एग्जाम्पल में मैंने ग्लास ही लिया है अभी, इधर एयर है, ठीक है। तो ऐसे जब रे जाएगी ना, ये नॉर्मल है, तो ऐसे मतलब जाना ऐसे चाहिए, बट ये ऐसे भाग जाएगी रे, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। पथ में विचलन हो जा रहा है। हाँ, इतना जान लीजिए कि रेरर से डेंसर में जाएगी तो अभिलंब की तरफ जाएगी, और डेंसर से रेरर में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। हाँ, जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली है ये है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक देखिए, जो इंपॉर्टेंट बात है ना याद रखने के लिए, वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं जो समझा रहा हूँ वैसे ही समझा रहा हूँ, जिनको समझना है वो समझ सकते हैं, बस सुन लीजिए। अपवर्तनांक की बात की जाए तो अपवर्तनांक ये ध्यान में रखिएगा, अपवर्तनांक जो होता है ना, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है प्रकाश की चाल किस में, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, और प्रकाश की चाल माध्यम में, मीडियम में, ठीक। प्रकाश की चाल निर्वात में अपॉन प्रकाश की चाल मीडियम में, समझिएगा इस बात को। ये होता है म्यू अर्थात अपवर्तनांक। अब होता क्या है कि ये अपवर्तनांक की वैल्यू आपको याद रखनी है। अगर अपवर्तनांक की वैल्यू आप याद रखते हैं तो इससे दो फायदे हैं, एक तो ये वैल्यू याद कर लिया आपने, ये भी काम देगा एग्जाम में, और ये याद है तो आप प्रकाश की चाल भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस में ज़्यादा होगी किस में कम होगी। वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, एक बात बताइए आप, मान लीजिए ऊपर मैं वैल्यू को फिक्स कर देता हूँ 4, यहाँ भी 4, ठीक है। मतलब ये न्यूमरेटर में वैल्यू फिक्स कर दी है मैंने, न्यूमरेटर में अंश में, और डिनोमिनेटर में अर्थात हर में वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर 2 रख दिया, बढ़ाते जा रहा हूँ, यहाँ पर 4 रख दिया, यहाँ पर 8 रख दिया। एक बात बताइए, डिनोमिनेटर में जैसे जैसे वैल्यू आप बढ़ाइएगा, जैसे जैसे वैल्यू हम बढ़ाएंगे, यहाँ कम है, यहाँ इससे ज़्यादा है, यहाँ इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे जैसे वैल्यू को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। डिनोमिनेटर में वैल्यू को आप बढ़ाइएगा तो पूरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। नीचे बढ़ाएंगे तो पूरी वैल्यू कम होगी, पूरी वैल्यू कम होगी। हाँ, ऊपर बढ़ाइएगा तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी, नीचे बढ़ाइएगा तो पूरी वैल्यू कम होगी। आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, ये यहाँ नीचे 2 है, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 4 से 4 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 8 से 4 को काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो कम ही हो रहा है ना ये पूरा मान जो इसकी वैल्यू है, समझ पा रहे होंगे। डिनोमिनेटर में वैल्यू को बढ़ाते हैं तो पूरी की पूरी वैल्यू कम होती है, डिनोमिनेटर में वैल्यू को कम करते हैं तो पूरी की पूरी वैल्यू बढ़ती है। हाँ, ऊपर अगर फिक्स कर दिया गया है तो ऊपर वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, वो तो आप समझ ही रहे होंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, निर्वात में चाल तो फिक्स है ना, इसलिए मैं ये समझा रहा हूं। जैसे अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में चाल अपॉन माध्यम में चाल। तो निर्वात में तो फिक्स है ना प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये तो फिक्स है। वैल्यू तो नीचे चेंज होगी ना, तो ऊपर फिक्स कर दिया है मैंने, नीचे चेंज होगी। अब मान लीजिए नीचे जितनी वैल्यू आप कम करते जाइएगा, चाहे जितनी वैल्यू इसकी बढ़ाते जाइएगा, उस हिसाब से पूरी की पूरी वैल्यू बदलेगी। अगर माध्यम में स्पीड में क्या कर रहा हूँ, कम करते जा रहा हूँ, तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, अर्थात अपवर्तनांक जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि निर्वात से निर्वात में ये एक मीडियम है, मतलब मीडियम का ये सरफेस हो गया, ऐसे लाइट आ रही है, दूसरे मीडियम में चली गई, और मान लीजिए कि इधर भी एयर है, इधर भी एयर ही है, तो लाइट ऐसे गई है, ऐसे ही चली जाएगी दूसरी तरफ भी, मतलब लाइट ऐसे आई और इसी पाथ पर दूसरी तरफ भी चली जाएगी। कहने का मतलब जितनी स्पीड इधर है उतनी ही स्पीड इधर भी रहेगी। मतलब 3 × 10⁸ मीटर सेकंड मीडियम में, निर्वात में भी है, ये तो फिक्स है। और दूसरा वाला जो मीडियम है ना, वो भी निर्वात ही है, ठीक, निर्वात मान लिया है। देखिए, एयर मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, तो एयर और निर्वात में थोड़ा सा डिफरेंस है, भले मैं समझाने के लिए बोल दे रहा हूँ, या फिर जनरली हम ले लेते हैं निर्वात और एयर को एक ही, बट डिफरेंस है, सेम नहीं मानिएगा, ठीक है। हाँ, देखिए, क्योंकि निर्वात में म्यू की वैल्यू और एयर में म्यू की वैल्यू लगभग 1 के बराबर ही होती है, हालांकि उसकी वैल्यू एयर में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। देखिए, मैं क्या समझा रहा था, हाँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिया था कि यहाँ पर एक वाला मीडियम जो है ना वो निर्वात है, दूसरा वाला भी मीडियम क्या है, निर्वात ही है। तो ऊपर जो स्पीड रखेंगे वो 3 × 10⁸ ही रखेंगे, नीचे जो स्पीड रखेंगे वो 3 × 10⁸ ही रखेंगे। तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं निर्वात में जो म्यू की वैल्यू होगी, अपवर्तनांक की वैल्यू होगी, वो क्या आई है, 1, क्योंकि ऊपर जो चाल रखेंगे वही नीचे चाल रखेंगे, 3 × 10⁸। अब जल में देखिए कि अपवर्तनांक की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ गई है ना। इसका मतलब ये हुआ, क्यों बढ़ी है, क्योंकि नीचे वैल्यू जो होगी कम हुई होगी, इसकी चाल कम हुई होगी, किस में, जल में। मतलब ये पानी है तो ऐसे लाइट आई होगी, ये नॉर्मल है, इधर की तरफ थोड़ी मुड़ जाएगी क्योंकि ये रेयर है, निश्चित रूप से ये सरल है, ये क्या है, विरल है, ये क्या है, सघन है, डेंसर है, थोड़ा डेंस हो गई है,
ठीक, तो हाँ, अगर ये ना भी जानते हैं, साइंस ना भी जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इधर से एयर से या फिर वैक्यूम से लाइट पानी में आएगी तो पानी में थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक, अगर ये ना जानते हैं तब भी, बट इससे आप समझने की कोशिश इसलिए कीजिए कि आप कहाँ कहाँ पर ध्यान में रखेंगे, कहाँ पर स्पीड कम होगी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ऐसे थोड़ी है कि ये निर्वात और जल ही दे देगा, कांच हीरा भी दे सकता है ना, डायमंड और ग्लास। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इससे आप कोई रिलेट करके चीज़ों को याद रख लीजिए, हमेशा के लिए काम हो जाएगा। देखिए, तो निर्वात की थी अपवर्तनांक की वैल्यू यहाँ पर बढ़ी है, इसका मतलब प्रकाश की चाल यहाँ कम हुई होगी। अब देखिए कांच में और ज़्यादा बढ़ गई है, 1.5 हो गया, इसके मतलब प्रकाश की चाल और कम हुई होगी। जितना इधर कम करते जाएंगे ये पूरी की पूरी वैल्यू बढ़ते जाएगी। हीरा की बात की जाए तो 2.4 हो गई है, और ज़्यादा हो गई है अपवर्तनांक की वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पर चाल और कम हुई होगी निर्वात में, सॉरी हीरा में, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में। आप समझ पा रहे होंगे, कहने का मतलब ये है कि अपवर्तनांक की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब उस मीडियम में प्रकाश की चाल कम हुई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि प्रकाश की जो चाल होगी ना, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, निर्वात में होगी। उससे ज़्यादा कहाँ पर होगी, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, निर्वात में, उसके बाद जल में, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में। तो यहाँ मैंने लिख दिया है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में, फिर जल में, फिर कांच में, फिर हीरा में। ये जो एग्जाम्पल लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये रिजल्ट लिखा है। ठीक है, बाकी कोई मीडियम चेंज होता है तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि यही वाला ऑर्डर फॉलो किया जाएगा, बट एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको एग्जाम्पल में लिया है। ठीक, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, आप समझ पाए होंगे, मतलब जितनी ज़्यादा म्यू की वैल्यू होगी उतनी ही कम होगी वहाँ पर प्रकाश की चाल। ठीक, कोई कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अपवर्तन के लिए मैंने ये सारी बातें कर ली हैं, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, देखिए अपवर्तन यहाँ पर लिखा है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर मूल पथ से विचलन। ये क्या होता है, अपवर्तन होता है। यहाँ पर मैंने फोटो बना के दिखाया है ऐसे। ठीक, ये अभिलंब हो गया, ऐसे लाइट है, ऐसे मुड़ गई है, ऐसे ही थोड़ा सा फोटो बना के दिखा दिया है आइडिया देने के लिए। हाँ, एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो तारों का जो टिमटिमाना है ये याद रखिएगा। जल में डूबी हुई छड़ी का बाहर से छोटी और मुड़ी हुई दिखना। जैसे मान लीजिए कोई छड़ी, कोई क्या नाम है, टब है, बकेट है और इसमें पानी है। अब मैं एक छड़ी इसमें डाल देता हूँ, ये छड़ी है। अब छड़ी क्या होगी ना, थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखेगी, सरफेस से थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखेगी। ठीक, ऊपर से आप देख सकते हैं, आप प्रैक्टिकली इसको देख भी सकते हैं, थोड़ी सी मुड़ी हुई और छोटी दिखती है। तो जल में डूबी हुई छड़ी का बाहर से छोटी और मुड़ी हुई दिखना, या फिर सिक्का वगैरह होता है ना पानी में, तो थोड़ा सा ऊपर दिखता हुआ प्रतीत होता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो पानी में पड़े सिक्के का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है उसको मैंने हाईलाइट किया है, थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वास्तविक जो सूर्योदय होता है ना, वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य का दिखना, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, बट बहुत सारी बातें हैं ना, अपवर्तन है, स्कैटरिंग है, मतलब प्रकीर्णन है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसलिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है, सरफेस है उसका, और ये वायुमंडल का मान लीजिए ऊपरी ये लेयर है। ठीक, यहाँ से वायुमंडल नीचे शुरू हो जाता है। अब क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर सन है, यहाँ पर सूर्य है, और यहाँ पर आप खड़े हैं। ठीक है, एक बात बताइए, ये वाला जो माध्यम होगा वो विरल होगा, विरल अर्थात रेरर, और ये वाला जो होगा वो डेंसर होगा। आपको दिख नहीं रहा होगा, बस सुनिए, ये डेंसर होगा अर्थात सघन होगा। सघन, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं ना, सघन क्यों होगा भाई, इसमें बहुत सारी गैसेज है, वायुमंडल में धूल कण है, उनके पार्टिकल्स हैं। ठीक, जबकि इधर ऐसा कुछ नहीं है विशेष। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये डेंसर है। देखिए क्या होगा, जैसे ये रे गई, सूर्य से ये रे जा रही है, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये दिख पाए। अब यहाँ पर एक नॉर्मल खींच देता हूँ, आपको समझाया था ना। अब ऐसा नहीं कि सूर्य को नॉर्मल देखकर मुड़ना पड़ता है, उसकी रे को नॉर्मल देखकर मुड़ना पड़ता है, बस समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और कॉन्सेप्ट यही है कि नॉर्मल जो होता है ना वहाँ से मुड़ जाती हैं। इस पर एक नॉर्मल खींच दिया तो ये जो रे आएगी ऐसे, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। मैंने ये समझाया था ना, रेरर से अर्थात विरल से सघन में जाएगा, सघन में जाएगी रे, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। मतलब रे को जाना चाहिए ऐसे, ऐसे निकल जाती, बट ये मुड़ जाएगी थोड़ा ऐसे, ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। तो जैसे ऐसे मुड़ेगी, थोड़ा ऐसे करके दिखा देता हूँ, मतलब थोड़ा सा मुड़ेगी ऐसे और उसके बाद यहाँ पहुँच जाएगी। मतलब कायदे से देखा जाए तो सन जो है ना अभी दिख नहीं रहा है, सूर्य दिख नहीं रहा है, बट डिफ्रैक्शन, अपवर्तन की वजह से, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्शन की वजह से सूर्य हमें दिखने लगता है।
किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से, सूर्योदय से पहले ही। अभी सूर्योदय हुआ नहीं है। सूर्योदय अगर ये वाला ये लेयर नहीं होता, मतलब यहाँ पर ये अपवर्तन की प्रक्रिया नहीं होती, रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो सन अभी नहीं दिख रहा होता। रिफ्रैक्शन की वजह से सन पहले ही दिख जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं, सन की लाइट पहले ही पहुंच जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब आगे बात की जाए, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश का जो माध्यम है ना, प्रकाश जो है ना, वो माध्यम बदलने से प्रकाश में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपरिवर्तित रह जाती हैं, नहीं चेंज होती हैं। चेंज होने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रकाश की गति है, उसकी वेवलेंथ है, ये सारी चीज़ें। ठीक, आपको खाली ये नहीं ध्यान रखिए कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती हैं। आप ये ध्यान में रखिए, प्रकाश जब माध्यम चेंज करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो उसकी आवृत्ति जो होती है ना, वो चेंज नहीं होती है। ठीक, खाली ये ध्यान में रखिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो चेंज नहीं होगी। ठीक, तो बाकी काम चल जाएगा अगर इतना ध्यान में रख लेते हैं तो। उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी मीडियम बदलने से। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो TIR है और TIR के जो एग्जाम्पल्स हैं, प्रकाश तंतु, एंडोस्कोप, ठीक है, मृग मरीचिका अर्थात मिराज, कटे हुए हीरे का जगमगाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की बात की जाए अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात की जाए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो देखिए क्या होता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, TIR को समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये TIR होगा कैसे ये नहीं ध्यान में रखना है, आपको कंडीशन खाली ध्यान में रखना है कि TIR होता कब है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, ये हो गया नॉर्मल, ऐसे थोड़ा सा पेन को मोटा चला दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल लाइन। ठीक है, हाँ, इधर की तरफ ये वाला ग्लास हो गया अर्थात डेंसर मीडियम है, सघन मीडियम है, और इधर एयर मान लीजिए रेयर मीडियम है अर्थात विरल मीडियम है, विरल माध्यम है। अब मैंने क्या बताया था कि अगर डेंसर से रे कोई जा रही है, डेंसर से किस में, रेयर में, ठीक है, सघन से विरल में, तो ये रे ऐसे जा रही है। ठीक, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी ना, ये बताया था मैंने, दूर भागेगी। हाँ, एंगल को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, मान लीजिए ऐसे भेज रहा हूँ तो ये और थोड़ा ऐसे दूर भागेगी। ठीक, और थोड़ा बड़ा, एक टाइम ऐसे आएगा कि ऐसे भेजिएगा तो हो सकता है ये पैरेलल, इसके पैरेलल ही भाग जाए, मतलब ये जो ग्लास का सरफेस है ना, इसके अलोंग ही चली जाए रे। समझ पा रहे होंगे आप, जैसे जैसे मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, इधर की तरफ कर रहा हूँ प्रकाश को, एक टाइम ऐसा आएगा, हाँ, जैसे ही ये पैरेलल हो गया, अब इससे थोड़ा भी ऊपर अब जाते हैं, मतलब ये वाली जो रे है इससे थोड़ा भी ऊपर इधर की तरफ जाते हैं, थोड़ा भी ऊपर जाते हैं, तो अब क्या होगा, इससे टकरा कर, ग्लास के सरफेस से टकरा कर, ऊपर वाला जो सरफेस से टकरा कर वापस इसी में आ जाएगी। ठीक, इसी को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब पूरा का पूरा, पूरी की पूरी जो है रे जो है ना, वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, पूरी की पूरी रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई। आप समझ पा रहे होंगे। फिर से एक बार फोटो वो बना कर दिखा देता हूँ। एक केस तो ऐसा था, मैं सबको नहीं खींच रहा, कि रे को ऐसे भेजा, फिर वो होते होते क्या हुआ ना, मैं बढ़ाते गया, उसके बाद ये रे को ऐसे भेजा और ये ऐसे आ गई, इसके पैरेलल ही हो गई। अब इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे, जैसे ही थोड़ा ही ऊपर जाएंगे, थोड़ा भी ऊपर जाएंगे, ऐसे मान लीजिए ये रे है, इसके थोड़ा ऊपर ऐसे भेजिएगा तो अब इस वापस आ जाएगी इसी मीडियम में टकरा कर। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर, तो इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, ये जो एंगल बनता है ना, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे रे गई, यहाँ पर इंसिडेंट हुई, गिरी यहाँ पर, तो ये अभिलंब के साथ जो एंगल बोलता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण बोलते हैं। और जब रे जो है पैरेलल हो जाती है, माने ये पैरेलल हो गई, मतलब ऐसे रे गई पैरेलल अर्थात इसके सरफेस के पैरेलल ऐसे चली गई, तो इस वाले एंगल को बोलते हैं IC। ठीक, क्रिटिकल एंगल। आपतन एंगल को जनरली I से रिप्रेजेंट करते हैं, IC अर्थात क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। अब एंगल जैसे ही इससे ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, इस एंगल से ज़्यादा होगा, मतलब थोड़ा इधर बढ़ेंगे, इधर की तरफ बढ़ेंगे, तो टकराने के बाद रे वापस इसी में आ जाएगी, दूसरी मीडियम में नहीं जाएगी। ठीक, इसी को TIR बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो कंडीशन ये हुआ कि प्रकाश का सघन से विरल माध्यम में जाना पड़ेगा, प्रकाश को किधर जाना पड़ेगा, सघन से विरल में, अर्थात डेंसर से रेयर में जाना पड़ेगा, तभी TIR होगा। उसके साथ साथ में एक कंडीशन ये भी है कि ये होना चाहिए, ये दोनों साथ में होंगे तभी TIR होगा। I की वैल्यू जो होगी ना, आपतन कोण जो होगा वो क्रांतिक कोण के क्या होगा, क्रांतिक कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। I जो होगा IC से बड़ा होगा। ठीक, आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा फिर से।
हाँ, तो ये TIR समझाना था, बाकी ये देख लीजिए प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह। एंडोस्कोप है, एंडोस्कोप जो होता है ना, मरीज जो होते हैं, मरीजों के पेट के अंदर का जो परीक्षण करना होता है उसके लिए डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं कि पेट के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। एंडोस्कोप एक यंत्र है, ठीक, इंस्ट्रूमेंट है। तो प्रकाश तंतु और एंडोस्कोप दोनों ये जो है TIR के सिद्धांत पर, TIR के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर। मैं ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में ये देखा होगा, स्टेशन वगैरह पे बहुत देखा होगा आपने, बेचते रहते हैं ऐसे पतली पतली, इसमें से फाइबर की वायर निकली हुई होती हैं, ठीक, ऐसे शायद आपको ये चीज़ें याद आ रही होंगी। इसमें जब लाइट ऑन करते हैं ना, तो ये वाली लाइट ये जो पतली पतली वायर है ना, इससे होते हुए इसके जो टॉप होता है, काफ़ी तेज़ लाइट जलती है यहाँ पर। जितनी जितनी इंटेंसिटी लाइट की यहाँ होती है उतनी ही इंटेंसिटी यहाँ होती है, आप देखते होंगे, ठीक। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर क्यों इधर की तरफ वो लाइट नहीं दिख रही है, डायरेक्ट ऊपर की तरफ दिख रही है, ऐसा क्या हो रहा है? तो उसके अंदर वही होता है, TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। होता क्या है, मैं थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूँ। होता ये है ना कि इसको, वो जो पतली पतली तारें हैं, तार जैसी हैं, जो पतली पतली वायर हैं, उनको थोड़ा सा मोटा बना देता हूँ समझाने के लिए। इसमें होता क्या है ना कि जैसे इसमें लाइट जाती है ऐसे, तो ये टकरा कर फिर वापस आ जाती है, बाहर नहीं निकलती है, ठीक। फिर यहाँ इस सरफेस से टकरा कर ऐसे, फिर इस सरफेस से टकरा कर ऐसे, ये TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर इस सरफेस से टकरा कर ऐसे, फिर ऐसे, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे। TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसे ही टकरा कर लाइट यहाँ पहुँच जाती है, बाहर नहीं निकलती है, बाहर नहीं निकलती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। चलिए आगे, हाँ, ये एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा। अन्य एग्जाम्पल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे मृग मरीचिका का बनना, मिराज का बनना, या कटे हीरे का जगमगाना। कटे हीरे का जगमगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्यों होता है? TIR की वजह से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है, ठीक। प्रकीर्णन की बात कर लेते हैं। तो प्रकीर्णन बहुत सिंपल सी बात है। प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग, इंग्लिश में स्कैटरिंग बोलते हैं। लाइट जब आती है ना, जब लाइट आती है तो देखिए इन्वायरमेंट में बहुत से पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं, पदार्थ के बहुत सारे कण होते हैं, गैसेज होते हैं। तो उनसे टकराकर प्रकाश जो है, उनसे टकराकर बहुत सारे डायरेक्शन में बिखर जाती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। टकराकर इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक, ऐसे चली जाएगी। समझ पा रहे होंगे आप। अर्थात विभिन्न पदार्थ के कणों से टकराकर प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलना, ये क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। और कौन सी लाइट ज़्यादा फैलती है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। कौन सी लाइट कम फैलती है टकराकर, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। देखिए, प्रकीर्णन की बात की जाए, स्कैटरिंग की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होगा? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगी, मतलब प्रकीर्णन जो होता है ना, प्रकीर्णन वो उल्टा रिलेशन होता है प्रकीर्णन का, किसके साथ? वेवलेंथ के साथ। वेवलेंथ को जनरली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, ठीक। वेवलेंथ जितना कम कीजिएगा प्रकीर्णन उतना ही ज़्यादा होगा। जिसकी वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगी उसमें प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, उसमें उतना ही स्कैटरिंग कम होगा। जैसे खतरे का जो सिग्नल होता है, खतरे का जो सिग्नल होता है उसमें रेड लाइट क्यों यूज करते हैं, लाल बत्ती क्यों यूज करते हैं? ताकि वो दूर तक लाइट बिना स्कैटर किए हुए पहुंच सके, लोगों को दिख सके, ठीक है। ये रीजन है। क्यों? क्योंकि रेड लाइट जो है ना, लाल जो रंग है, उसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें स्कैटरिंग कम होगी, ये दूर तक लाइट पहुंच पाएगी। तो खतरे के सिंबल के रूप में, ट्रैफिक सिग्नल में, रेलवे में रेड लाइट का यूज करते हैं, ठीक। आप समझ पा रहे होंगे। वैसे ही मैं ये बता देता हूँ, देखिए विबजियोर आपने पढ़ा होगा, VIBGYOR, ये वायलेट अर्थात बैंगनी, इंडिगो, जामुनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी, रेड, लाल। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है। सबसे कम जो वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्घ्य जिसका सबसे कम होता है वो किसका होता है? तरंगदैर्घ्य बोल रहा हूँ, हाँ, तरंगदैर्घ्य किसका होता है? वायलेट, ठीक है, बैंगनी का। सबसे ज़्यादा रेड का। मतलब ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आइएगा ना तो वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। समझ पा रहे होंगे आप, वेवलेंथ बढ़ेगा। तो सबसे कम स्कैटरिंग किसका होगा? लाल का, रेड का होगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। जितना ज़्यादा ये होगा ना उतना ही प्रकीर्णन कम होगा। इतना समझ में ध्यान में रखिएगा, ये रिलेशन याद रखिएगा तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी,
जैसे वायलेट वगैरह हो गया, मतलब बैंगनी, बैंगनी का, जामुनी की बात की जाए, इंडिगो की, नीला की बात की जाए, ब्लू की, तो इनकी वेवलेंथ कम होती है, इसलिए इनमें स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है, इनकी स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है, प्रकीर्णन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए होता क्या है, जैसे ये समझाने की कोशिश करता हूँ। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, होता ये है ना कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय अर्थ से सूर्य सर्वाधिक दूरी पर होता है। सबसे ज़्यादा दूरी पर कब होता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के टाइम में सूर्य अर्थ से, पृथ्वी से दूर होता है। तो दूर होता है तो बाकी सारी जब लाइटें आती हैं ना सूर्य से, जैसे 7 कलर है ना उसमें 7 कलर्स, तो बाकी जितनी भी लाइटें हैं वो सब स्कैटर हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं। जबकि रेड लाइट जो है ना, विशेष रूप से लाल रंग जो है ना, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसमें स्कैटरिंग कम होती है, उसमें प्रकीर्णन कम होता है, तो वो लाइट हम तक पहुंच पाती है, रेड लाइट ही पहुंचती है। समझ पा रहे होंगे आप। इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। ठीक, हाँ, इसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ब्लू, एक मिनट क्रम से मैं लिख देता हूँ, VIB, ठीक, वायलेट, बैंगनी, इंडिगो, जामुनी, ब्लू, नीला, ठीक। तो इनकी स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है इनकी स्कैटरिंग, स्कैटर होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनकी स्कैटरिंग की वजह से लाइटें जो होती है स्कैटर करके उधर ही रह जाती हैं ना, उधर ही रह जाती हैं ये वाली लाइटें। इसलिए आकाश का जो रंग जो है ना वो ब्लू, नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, क्योंकि इनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, ये स्कैटर करके उधर ही रह जाते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, इनकी वेवलेंथ कम होती है, इसलिए स्कैटरिंग इसमें ज़्यादा होती है। तो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना है, रीजन ना भी पता हो। आकाश एवं समुद्र का नीला रंग प्रकीर्णन की वजह से होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जरूर ध्यान में रखिएगा। हाँ, अंतरिक्ष में जाइएगा ना, अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में क्या होता है भाई? अरे भाई, जैसे कहा जाए तो ये अर्थ है तो ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में पार्टिकल्स वगैरह हैं, तो स्कैटरिंग यहाँ पर हो रही है ना, पार्टिकल्स हैं, गैसेज हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उनसे टकरा कर स्कैटरिंग हो रही है। लेकिन अंतरिक्ष में चले जाइएगा तो ऐसा कुछ है नहीं, इन्वायरमेंट वहाँ है नहीं, ठीक, वायुमंडल वहाँ है नहीं। तो जब वायुमंडल नहीं है तो वहाँ स्कैटरिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए सूर्य का अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। क्योंकि ये आपको पता नहीं है, आपको बेसिक तो पता ही होगा ना कि हमें कोई भी किसी वस्तु का रंग दिखाई पड़ता है, वो किस वजह से दिखाई पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पर घास है, ठीक, यहाँ पर घास है, तो घास हरा दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? जैसे यहाँ पर सन की लाइट ऐसे आई, सन की लाइट या कोई भी लाइट इस पर पड़ी, ठीक, और रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट आपकी आंख तक पहुँचती है, हमारी आंख तक पहुँचती है। तो कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक, उस पर डिपेंड करता है कि आपको ये घास का रंग कैसा दिखेगा। तो आपको घास का रंग हरा इसलिए दिखता है क्योंकि हरी लाइट ही, हरा प्रकाश ही आपके पास पहुंच पाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ब्लैक दिख रही है, इसका मतलब सारी लाइटें एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, आपकी आंख तक नहीं पहुंच पा रही है। हरा दिख रहा है, इसका मतलब बाकी सारी लाइटें एब्जॉर्ब हो गई हैं यहाँ पर, और जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, मतलब केवल ग्रीन लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, इसलिए आपको हरा दिख रहा है। माने जिस रंग की लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट होकर आएगी, परावर्तित होकर आएगी, उसी रंग का वो वस्तु दिखेगा, वो वस्तु दिखेगी। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक। तो अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्या पूरा ही ध्यान रख लीजिएगा। वर्ण विक्षेपण की बात कीजिए, जल्दी सब चीज़ें हो जाएंगी। डिस्पर्शन की बात कर लेते हैं। तो वाइट लाइट जो होते हैं ना, जो भी श्वेत प्रकाश, वाइट लाइट, इसमें टोटल 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? विबज्योर, VIB बता चुका हूँ मैं, ठीक, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, नारंगी, रेड, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया है हिंदी में भी, तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, तो ये बता दिया है। जैसे ही इसको प्रिज्म से गुजारेंगे ना, प्रिज्म हो गया, फिर या इंद्रधनुष में भी देखते होंगे, इंद्रधनुष एग्जाम्पल्स में मैंने यहाँ लिख दिया है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। हाँ, तो प्रिज्म से ऐसे गुजारेंगे तो लाइटें जो है ना अपने इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें टूट जाएंगी। देखिए यहाँ पर 7 कलर दिख रहे हैं, रेड सबसे ऊपर। रेड सबसे ऊपर क्यों दिख रहा है भाई? इसमें डेविएशन कम हुआ है, इसमें डेविएशन ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा मुड़ गई है लाइट। कौन सी वाली? बैंगनी वाली, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है? सबसे कम है, सबसे कम है, इसलिए स्कैटरिंग इसमें ज़्यादा हुई है। ऐसे आप समझ सकते हैं, स्कैटरिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही जैसे जैसे ऊपर वेवलेंथ बढ़ते जा रही है, स्कैटरिंग कम होते जा रहा है। देख रहे हैं, रेड लाइट जो है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें
स्कैटरिंग कम हुई है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और उसके बाद हाँ, एक और बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ प्रकीर्णन के साथ, प्रकीर्णन का वेवलेंथ के साथ उल्टा रिलेशन होता है, वैसे ही ऊर्जा का भी वेवलेंथ के साथ उल्टा रिलेशन होता है। जिसकी वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी, ठीक, उसकी ऊर्जा उतनी कम होगी। वेवलेंथ ज़्यादा, ऊर्जा कम। जिन्होंने साइंस पढ़ी उनको पता है E बराबर hc/λ होता है। लैम्डा और E में उल्टा रिलेशन होता है। खैर, ई और हाँ, प्रकीर्णन और ऊर्जा में वेवलेंथ का उल्टा रिलेशन होता है। उसके बाद देखिए, ये एग्जाम्पल जरूर में ध्यान रखिएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि इंद्रधनुष जो होता है ना, उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और रंगों का जो क्रम होता है यही क्रम होता है विबजियोर। क्रम क्यों लिखा है भाई? क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं वो कि बीच वाला कलर कौन सा होता है। तो बीच वाला कलर कौन सा है? देख लीजिए बीच में कौन सा है, ग्रीन है, ग्रीन वाला हरा। और आखिर में कौन से होते हैं, मतलब एंड में, अंतिम में तो रेड भी होता है और इधर वी होता है। दोनों आखिरी पॉइंट भी पूछ लेते हैं, आखिरी कलर दोनों वाले। तो इधर की तरफ क्या है, वायलेट है, बैंगनी है, इधर की तरफ क्या है, लाल है। ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। तो ये ध्यान में रखिएगा ये क्रम। हाँ, हमेशा सूर्य से विपरीत इंद्रधनुष जो बनता है ना, वो हमेशा सूर्य के उल्टा डायरेक्शन में बनता है। और दोपहर के समय चूँकि सन जो है ना बिल्कुल सीधी पड़ती है, सन की लाइट जो है ना बिल्कुल सीधी पड़ती है, सूर्य बिल्कुल सीधा पड़ता है ना, तो इसकी लाइट बिल्कुल सीधी पड़ती है पृथ्वी से, तो सीधी पड़ती है, तो दोपहर के टाइम में इंद्रधनुष नहीं दिखेगा, नहीं बनता है, ऐसा याद रखिएगा आप। हाँ, हमेशा कब बनेगा इंद्रधनुष? सूर्य के विपरीत डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में। ठीक, ये सारी बातें हैं। उसके बाद आ जाते हैं, देखिए समझाने वाली जो भी बातें थी वो मैंने समझा दी हैं। दर्पण के बारे में आप पहले से पढ़े हुए हैं, अच्छे से जानते होंगे, बट मैं जो भी बातें यहाँ पर समझाने वाली हो सकती हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, बेसिकली मुख्यतः दर्पण को हम 2 भाग में विभक्त करके देखते हैं। एक तो समतल दर्पण हो गया, प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से मैं शुरू करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, स्फेरिकल मिरर की बात की जाए तो मान लीजिए ये स्फेयर है, गोला है। 1 मिनट, भाव खा रहा है। देखो, मान लीजिए तरबूज है, तो तरबूज है, तो देखिए इसको मान लीजिए यहाँ से काट लिया। एक बात बताइए, इसको गोला समझ लीजिए, यहाँ पर सेंटर है, ठीक, सेंटर से कोई लाइन खींचते हैं सरफेस पर, तो ये वाली जो लाइन होगी हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस, त्रिज्या। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ से मान लीजिए इसको काट दिया हमने तरबूज को, तो काटने के बाद कैसा मिलेगा कुछ, मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कुछ मिलेगा ना, ठीक, इधर तरबूज का बाहरी वाला हिस्सा है, ऐसा कुछ मिलेगा, कटोरा जैसा दिख रहा है आपको। ठीक है, एक बात बताइए, ये किसका पार्ट था? इस तरबूज का पार्ट था, इसका कुछ सेंटर था ना, तो जो तरबूज का सेंटर है वही क्या होगा, ये जो कटा हुआ भाग है उसका भी सेंटर होगा। जो इस तरबूज का रेडियस था वही क्या होगा, ये जो कटा हुआ भाग है उसका भी रेडियस होगा। आप समझ पा रहे होंगे, ये काम देगा अभी समझाना, इसमें कुछ समझाना है इसलिए मैंने ये बताया है। देखिएगा, अब होता क्या है कि अगर कोई दर्पण, गोलीय दर्पण है, मान लीजिए मैं कॉनकेव को ही लेकर चल रहा हूँ, मैं समझाऊंगा कॉनकेव क्या होता है। ये मान लीजिए एक गोलीय दर्पण, ठीक, दर्पण अभी मैं वो पॉलिश नहीं कर रहा हूँ, इधर कलई नहीं कर रहा हूँ, तो इसका कुछ रेडियस होगा ना, कुछ रेडियस होगा। अच्छा, और एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही मोड़ देता हूँ, इसको ज़्यादा मुड़ा हुआ है, इसका रेडियस थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, तो सेंटर जैसे ही दूर भागेगा इसका रेडियस और बढ़ जाएगा, इसको और थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मतलब अब ये कम मुड़ा हुआ है, तो इसका सेंटर और दूर चला जाएगा, इमेजिन कीजिए, तो इसका रेडियस और बड़ा हो जाएगा ना, वैसे ही और थोड़ा बड़ा कर दीजिए, तो इसका सेंटर और दूर भागेगा, इसका मतलब रेडियस और बड़ा हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बड़ा करते 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 ये लाइन सीधी हो जाएगी, और ये जो सेंटर है ना, भागते भागते जैसे ही लाइन सीधी होगी तो ये इसका सेंटर कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पर। अगर आपने साइंस पढ़ा नहीं है, नहीं जानते हैं आप, तो क्या बोलेंगे कि हाँ सीधी लाइन है, मतलब ये तो मुड़ा हुआ है ही नहीं, ये किसी स्फेयर का पार्ट हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसका जो सेंटर है वो हो ही नहीं सकता है, ठीक ना, इसका कोई रेडियस हो ही नहीं सकता है, सीधी लाइन है तो। लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात की जाए, स्टैंडर्ड इसका जो आंसर होगा, स्टैंडर्ड जो आंसर होगा वो ये होगा कि हम बोल सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट से कि बढ़ते बढ़ते ये लाइन सीधी जब हो गई है तो ये पॉइंट जो है भागते भागते कहाँ पर भाग गया है, इस केस में, स्ट्रेट लाइन के केस में ये वाला पॉइंट भाग गया है अनंत पर, इनफाइनाइट पर। जैसे ही अनंत पर भाग गया है तो उस पॉइंट को इस लाइन से मिलाइएगा, इस सरफेस से मिलाइएगा, मैं लाइन बोल रहा हूँ बार बार, आप सरफेस समझ लीजिए, इस सरफेस से मिलाइएगा
ठीक, इनफाइनाइट से, तो इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट ही हो जाएगी, अनंत ही हो जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो प्लेन मिरर के केस में यही होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने ये समझाया है ताकि आपको याद रखने की जरूरत ना पड़े। प्लेन मिरर में क्या होता है ना कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, इसका अनंत होता है। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर अनंत पर चला गया होता है। समझ रहे होंगे, ठीक है। हाँ, जो समतल दर्पण है, इधर कलई कर देता हूँ मैं, पॉलिश कर देता हूँ, ठीक। इधर की तरफ मान लीजिए कोई खड़ा है, तो जितनी इसकी लेंथ है ना, उतनी ही लेंथ की इमेज इस दर्पण में बनती है, आपको पता है, ठीक। जितनी दूरी पर इधर है उतनी ही दूरी पर पीछे की तरफ इमेज बनेगी, ठीक। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसकी जो इमेज बनती है सीधी बनती है, ठीक है। प्लेन दर्पण में इमेज सीधी बनती है, प्रतिबिंब सीधी बनती है, वस्तु के बराबर ही बनती है, और आभासी बनती है। आभासी का मतलब ये हुआ ना कि देखिए, इसका वाला, इस मिरर का, इस दर्पण का सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, और वस्तु किधर की तरफ है, मतलब यहाँ पर तो व्यक्ति मैंने रखा है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इधर की तरफ है, इसकी इमेज दूसरी तरफ बन रही है, मतलब मिरर के उल्टी डायरेक्शन में, उल्टी तरफ, दूसरी तरफ बन रही है, ठीक है ना, उल्टा डायरेक्शन में, इधर की तरफ बन रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो उसकी प्रतिबिंब बन रही है वो आभासी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल इमेज बोलेंगे, ठीक है। जब मिरर के पीछे बन जाए, मतलब जिधर वस्तु है उसके उल्टा डायरेक्शन में बन जाए, ठीक है। लेकिन कॉनकेव मिरर में क्या होता है ना, जैसे कॉनकेव मिरर ये है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मैं समझा ही देता हूं। ये अवतल है, और एक बना देता हूं मैं ऐसे, इधर की तरफ कलई कर देता हूं, उत्तल, उसे उठा हुआ ध्यान में रखिए, उत्तल जिसका तल उठा हुआ है। ये वाला जो तल है, इधर की तरफ तो कलई कर दिया ना, एक मिनट, इधर की तरफ कलई कर दिया, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिधर से आपको देखना है, जिधर से रे आएगी, ठीक, जिधर से रे आएगी इस पर, ठीक, तो ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ ना, तो ये वाला उठा हुआ है, तो इसको उत्तल बोलेंगे, जिसका तल उठा हुआ उत्तल है, जिसका धंसा हुआ अवतल। हाँ, तो आपको ध्यान ये रखना है, देखिए इस केस में क्या होता है ना, उत्तल वाले केस में हमेशा क्या होता है, हमेशा इमेज इसकी जो बनती है ना, इसका जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा पीछे ही बनता है, इस दर्पण के पीछे ही बनता है, इधर की तरफ बनता है। वो कैसे बनता है, क्या बनता है, वो जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रख लीजिए, पीछे बनता है। मतलब उत्तल वाले केस में हमेशा पीछे बनेगा, इसका मतलब ये हुआ हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगी इसमें, उत्तल के केस में आभासी बनेगी, आभासी, ठीक, आभासी बनेगी। और जब जब आभासी बनेगी, आप ध्यान रखिएगा, जब जब आभासी बनेगी, इमेज जो होगा ना वो सीधा ही होगा, उसका डायरेक्शन, मतलब जैसा इधर है वैसा ही दूसरी तरफ भी बनेगा, सीधी इमेज बनेगी, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, उत्तल में ध्यान में रखिएगा कि जो वस्तु है ना उससे छोटी इमेज बनती है। जैसी वस्तु है, यहाँ पर मैंने किसी मनुष्य मानव को खड़ा कर दिया है, किसी व्यक्ति को, बट कोई भी ऑब्जेक्ट हो इधर, इसकी जो इमेज बनेगी इधर छोटी बनेगी। आप देखते होंगे गाड़ी जो होती है, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है ना, पीछे कोई गाड़ी आ रही होती है, बड़ा सा ट्रक भी हो तो वो छोटा सा दिखता है साइड मिरर में, इसी वजह से, ठीक। तो क्या बताया मैंने कि उत्तल दर्पण में आपको प्रतिबिंब का ध्यान रखना है, हमेशा आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। क्लियर है, ठीक। इतना आप ध्यान में रखिएगा। इसका उपयोग कहाँ है, साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है, वाहन वगैरह में साइड मिरर के रूप में, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये स्ट्रीट लाइट्स और सन ग्लासेज याद रख सकते हैं, बट ये ना याद रहे, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। हाँ, अवतल दर्पण की बात की जाए तो अवतल दर्पण का मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि इसकी इमेज कैसी बनती है, क्योंकि इसमें दोनों टाइप की बनती है। इसमें इमेज आभासी भी बनती है और वास्तविक। वास्तविक का मतलब इधर की तरफ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई मान लीजिए डब्बा है, तो इसकी इमेज इधर की तरफ ही बनेगी आभासी में। हाँ, इधर की पीछे की तरफ भी बनती है जब एफ और सी के बीच में आ जाता है। इतना ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जिनको समझ में नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। एफ और सी के बीच में जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना, तो इसकी इमेज पीछे बन जाती है, पीछे बनती है और सीधी बनेगी इमेज और बड़ी बनेगी वस्तु से। हाँ, लेकिन बाकी केस में अवतल दर्पण में आभासी बनती है, सॉरी वास्तविक बनती है। मतलब जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट है, इमेज भी इसी डायरेक्शन में, मतलब इधर की तरफ ही बनती है। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इधर की तरफ ही बनती है, इधर की तरफ बनती है, इससे उल्टा। जैसे वस्तु ऊपर की तरफ है, मान लीजिए ऐसे की तरफ है, ऐसे है तो इमेज ऐसे बनेगी उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ये ना ध्यान में रखेंगे तब भी चलेगा। आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है, जो इसका एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन क्या है वो ध्यान में रखना है। जैसे शेविंग दर्पण के रूप में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में इसका यूज किया जाता है अवतल दर्पण का, सैलून वगैरह में, टॉर्च एवं वाहन के हेडलाइट्स में यूज किया जाता है, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों के इलाज आदि में उपयोग किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट यही है जिसको हाईलाइट किया है मैंने।
हाँ, ये एक फैक्ट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब आपकी आंख से मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर किसी भी वस्तु को देखने के लिए। इससे कम होगी तो आप चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाएंगे। ठीक, तो 25 सेंटीमीटर मिनिमम दूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आप इसको ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बात की जाए लेंस की, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाननी है, खाली आप इसका अनुप्रयोग एप्लीकेशन जान लेंगे तब भी हो जाएगा। उत्तल लेंस, अवतल लेंस वही कॉन्सेप्ट है, इसमें कलई नहीं किया जाता है, पॉलिश नहीं किया जाता है। ये लेंस है, मतलब पारदर्शी सरफेस है दोनों, इसको ऐसे मिला दिया गया है। तो इसका तल जो है उठा हुआ है तो उत्तल हो गया, और धंसा हुआ मतलब ऐसे होगा, ये सरफेस। ठीक, तो ये धंसा हुआ है तो ये अवतल हो गया। उत्तल लेंस की बात की जाए तो एक बात इसमें विशेष रूप से आप ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए कोई रे आ रही है, ऐसे रे आ रही है, ठीक, तो जिधर की तरफ मोटाई ज़्यादा है ना, वो रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद, अपवर्तन के बाद किधर की तरफ रे मुड़ेगी? जिधर की तरफ मोटाई ज़्यादा है तो इधर की तरफ मुड़ जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए एक रे भेज रहे हैं, तो ये वाली रे यहाँ से जाने के बाद ऐसे मुड़ जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो ये रे आगे जाकर मिल जाएंगी ना, इसीलिए आगे जाकर मिल जाएंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है? इसमें देख रहे हैं ना, लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद मिलने का प्रयास करें, मिलने की तरफ बढ़ रही हैं, मतलब ये लाइटें आगे जाकर मिल जाएंगी, ये जो रे हैं आगे जाकर मिल जाएंगी, ये जो किरणें हैं आगे जाकर मिल जाएंगी। इसीलिए उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है? कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, क्योंकि जो रे है रिफ्रैक्ट होने के बाद कन्वर्ज हो रही हैं अभिसारी लेंस, इसलिए बोला जाता है उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग बोला जाता है। जबकि अवतल में क्या होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अवतल में क्या होगा, देखिए ये रे ऐसे गई, अब इसमें देखिए मोटाई किधर की तरफ ज़्यादा है, इधर की तरफ मोटाई ज़्यादा है ना, तो इधर की तरफ रे भागेगी, किरण भागेगी। इधर भी मान लीजिए एक रे है तो इधर की तरफ भागेगी। अब ये दोनों रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइटें मिलने का प्रयास कर रही हैं, क्या मिलने की तरफ थोड़ी बढ़ रही हैं, ये तो दूर भाग रही हैं ना, तो ये नहीं मिलेंगे, डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। किसको? अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है। उत्तल लेंस में एप्लीकेशन की बात की जाए, एप्लीकेशन ही आपको ध्यान में रखना है, कुछ ध्यान में रहे या ना रहे, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ये वाला ये ध्यान रखिएगा, बट ये जरूर ध्यान रखिएगा। दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु, सुधार हेतु किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। दूरदृष्टि में क्या होता है, देखिए उल्टा ध्यान में रखिएगा। दूरदृष्टि में दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है, उल्टा ध्यान में आपको रखना है। तो इसी के सुधार हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, जो नचिकेता बैच चल रहा है ना, उन वीडियोज़ को देखते रहिए, उसमें क्लियर हो जाएंगे। मैं फ़ोटो खींचकर एक्सप्लेन करके अच्छे से दिखा दूंगा फोटो में कि ऐसा क्यों होता है, आखिर उत्तल लेंस का ही हम प्रयोग क्यों करते हैं। लेकिन यहाँ पर खाली एप्लीकेशन देख लीजिए, ठीक है। हाँ, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। ये एप्लीकेशन भी ध्यान में रख लीजिएगा। माइक्रोस्कोप, कैमरा वगैरह में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अरे यार, ये कितना भाव खा रहा है, 1 मिनट। फिर देखो, देखते हैं, ये देखिएगा कि अवतल लेंस जो है ना, कॉनकेव लेंस की बात की जाए तो डाइवर्जिंग लेंस मैं समझा चुका हूँ। एप्लीकेशन ध्यान में रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए सुधार हेतु किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। अवतल लेंस का, कॉनकेव लेंस का। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। इसको मायोपिया भी बोलते हैं, मायोपिया, दोनों नाम ध्यान में रखिएगा। एक बात ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, आँख में जो प्रतिबिंब बनती है, जो इमेज बनती है, आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है, रेटिना पर बनता है। आँख की जो रेटिना होती है ना सबसे पीछे, वहाँ पर इमेज बनती है। आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनती है? दृष्टि पटल अर्थात रेटिना पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी उसके बाद बात की जाए तो ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स, और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद थोड़ा सा 1-2 लाइनें वेव के बारे में, तरंग के बारे में मैं बता दूंगा। ये सारी बातें हैं। इस वीडियो की बात की जाए तो इसकी वैसे भी लेंथ मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जो थोड़ी सी चीज़ें बच गई हैं उसको अगले वीडियो में मैं जरूर कवर कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। 10-15 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएगा। इस वीडियो की लेंथ वैसे भी बढ़ गई है। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।